हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीखने जाएंगे एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो हेडिंग डालेंगे सर, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड। सर आपको पता है ना एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है? वो प्रॉफिट या लॉस जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा भी बोल सकते हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी कह सकते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस। तो अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एट द टाइम। जब भी हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हमें इसकी ट्रीटमेंट करनी होती है दोस्तों, और इसको ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। सर क्या क्या पढ़ा था हमने यहाँ पर रिजर्व के अंदर? रिजर्व के अंदर हमने तीन चार चीजें पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था हमने पहला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दूसरा हमने पढ़ा था सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, तीसरा हमने पढ़ा था डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रिवेन्यू रिजर्व, है ना। डेफर्ड रिवेन्यू रिजर्व बोल लो या एक्सपेंडिचर बोल लो। फोर्थ हमने पढ़ा था जनरल रिजर्व, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, जनरल रिजर्व। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में क्या पढ़ा था भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक एसेट साइड वाला होता है जो कि लॉस होता है, और एक लायबिलिटी साइड वाला होता है जो कि प्रॉफिट होता है। ये पढ़ा था, ठीक है ना। अच्छा, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्या होता है? डेफर्ड रिवेन्यू रिजर्व या एक्सपेंडिचर कह सकते हैं आप, है ना। तो इन सभी चीज को हमने पढ़ा था इस केस के अंदर। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर लिख लो। तो बस यही तो था दोस्तों, ये ऑलरेडी पढ़ चुके। डब्ल्यूसीआर का डिटेल में सीखा, आईएफआर डिटेल में सीखा, डेफर्ड रिवेन्यू डिटेल में सीखा, जनरल रिजर्व को कुछ नहीं करते, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पीएनएल अकाउंट अगर एसेट साइड में है तब भी ओल्ड रेशियो बांटो, और पीएनएल अकाउंट अगर लायबिलिटी साइड में तब भी ओल्ड रेशियो में। तो प्रॉफिट और लॉस का सिस्टम होता है बस। एक होता है दोस्तों इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एक होता है इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। सर इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपको पता होगा, सिंपली इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वो होता है, मैं आपको सिखाऊंगा इसका लॉजिक। पहले चलो पहले इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में सीखते हैं। इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, दोस्तों एक है एम्प्लॉयर और एक है एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर के अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। मान लो ए बी सी, तीन एम्प्लॉय है, ए बी। दोस्तों जब एम्प्लॉयर इनको सैलरी देता है, क्या देता है? सैलरी देता है अपने, सैलरी देता है, सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को जब सैलरी देता है तो उस सैलरी, मान लो ये सैलरी है आपके पास 12,000 रुपए सैलरी है। इस 12,000 का कुछ परसेंट काट लेता है, मान लो इन द केस कि 2% काट लिया, और जितना परसेंट इंप्लॉय का काटा जाता है उतना परसेंट इंप्लॉयर अपना उसमें से भी देता है, 2%। मैं एक लॉ की भाषा नहीं कर रहा, मैं एक्चुअल में लॉ में क्या रेट है मैं उससे डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं एक जनरल अकाउंट की भाषा में आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड में इंप्लॉयर क्या करता है, जब भी स्टाफ को सैलरी देता है, उस स्टाफ की सैलरी जितनी, मान लो 12,000 है, तो उस 12,000 का 2% काट लेगा। काट लेगा मतलब डिडक्ट कर लेगा। तो मैंने कहा भाई 12,000 का 2% मैंने लेट अज्यूम अमाउंट लिया, कितना आया सर? 240। और जितना अमाउंट इंप्लॉयर इंप्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट करता है उतना ही अमाउंट अपनी जेब से भरता है, 2%, 240 रुपए। और ये दोनों अमाउंट को जोड़कर 240 मल्टीप्लाई बाय 2, 480 रुपए गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में सबमिट करा देता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के पास, तो सारा पैसा जमा वहां करवा देता है एम्प्लॉयर, और ये पैसा जो एम्प्लॉयर जमा कराता है ये अपनी बैलेंस शीट पे लायबिलिटी साइड में डालता है, क्योंकि ये पैसा एम्प्लॉयर जमा तो करा देता है गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट को। क्या, दोबारा सुनो, एम्प्लॉयर जब भी स्टाफ को सैलरी देगा तो उस स्टाफ की सैलरी में कुछ परसेंट काट लेगा, जितना परसेंट काटेगा एज पर लॉ, एज पर लॉ जितना परसेंट काटेगा उतना ही परसेंट अपनी जेब से भी भरेगा। दोनों पैसा को इकट्ठा करके ये दे देगा किसको? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होगा ईपीएफ का, और वहां जाकर ये जमा करा देगा, ठीक है सर। मैं ये कह रहा हूं कि इसको लॉ से कंपैरिजन मत करना,
मैं यहाँ पर लॉ आपको नहीं पढ़ा रहा, यहाँ लॉ के रेट में आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आपको अकाउंट पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। मेरे को सिर्फ इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड का मतलब समझाना है, मैंने समझा दिया कि जब भी कोई इंप्लॉयर किसी इंप्लॉय की सैलरी में से ईपीएफ डिडक्ट करता है इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड से, ये डिडक्ट करने का रीजन इसलिए होता है क्योंकि हर महीने की सैलरी में से 480 रुपए क्या होगा, इसमें फायदा होता है इंप्लॉय का। इंप्लॉय का फायदा क्या हुआ, उसकी जेब से सिर्फ 240 रुपए कटा, पर उसको कितना मिलेगा, 480 पर महीने का। क्योंकि जो कौन देगा, आधा आधा भाई इंप्लॉयर भी, जितना पैसा इंप्लॉय अपने कंट्रीब्यूशन करेगा, इसको बोलते हैं इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं इसको, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन, और ये होता है इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन जितना होता है उतना इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, और इन दोनों को जोड़कर 480 रुपए एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है ईपीएफ का, वहां जमा करा दिया जाता है। जब भी कभी कोई भी स्टाफ मेंबर, कोई भी इंप्लॉई का, वर्कर का रिटायरमेंट होता है तो ये ईपीएफ का पैसा उसको मिल जाता है, प्रोविडेंट फंड का पैसा उसको मिल जाता है कि वो आगे की लाइफ अच्छे से जी सके, इसलिए आगे की लाइफ अच्छे से बता सके। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये जो पैसा होता है हम उसकी सैलरी से धीरे धीरे काट कर दे देते हैं। पहले सैलरी 12,000 नहीं पकड़ाते, पहले 2% काट के, 2% यहां से काट कर रिमेनिंग पैसा पकड़ाते हैं उसके हाथ में। इसको लगे ना, एक बार पैसा हाथ में आने के बाद जब जाता है तो दुख होता है। कट कर आ जाए वो ठीक है, कट कर आ गया तो ठीक है, चलो चलो हमारी सैलरी इतनी, हम मान के चल लेते कि हमारी सैलरी ही इतनी है, तो उसकी सैलरी उसको 2% काट कर ईपीएफ काट कर देंगे। इसमें इंप्लॉय का बेनिफिट हो जाता है क्योंकि देना उसको 240 होता है, मिलते उसको 480 रुपए है, और कब मिलेंगे, एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। तो ये तो एक रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, स्कीम होती है गवर्नमेंट की। क्या स्कीम होती है, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम होती है गवर्नमेंट की। अब दोस्तों जब तक ये पैसा, सुनना आप अकाउंटिंग में आ रहा हूं, ये ईपीएफ होता है, ईपीएफ का पैसा समझ में आया क्या होता है, हर महीने की सैलरी में से कुछ इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा, कुछ इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा, दोनों कंट्रीब्यूशन लेकर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट डाल देंगे। इंप्लॉयर अपनी बुक्स में इसको लायबिलिटी शो करता है दोस्तों, इंप्लॉयर अपनी बुक में इसको लायबिलिटी शो करता है। ये ना तो रिजर्व है ना तो प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे जब तक ये पैसा इंप्लॉय के पास नहीं जाता है, अप टू द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इंप्लॉय का जब तक रिटायरमेंट नहीं होता तब तक उसका पैसा इंप्लॉयर अपनी लायबिलिटी में शो होगा, ईपीएफ नाम से। ईपीएफ नाम से अपनी लायबिलिटी शो करेगा कि भाई इतना पैसा मेरे ईपीएफ अकाउंट में पड़ा हुआ है, मतलब इन द सेंस इतना पैसा ईपीएफ का देना है एक इंप्लॉयर को, एक फर्म को। तो फर्म को ईपीएफ का इतना पैसा देना है, तो फर्म के ऊपर दोस्तों ये लायबिलिटी होती है ईपीएफ की, ये कोई भी रिजर्व या कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं होता। अगर ये रिजर्व होता तो मैं इसको ओल्ड रेशियो में बांट देता एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस होता तो मैं इसको ओल्ड रेशियो में बांट देता, क्योंकि ये लायबिलिटी है। क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में लगा के देगा, बैलेंस शीट के अंदर पक्का दिखेगा लायबिलिटी साइड में ईपीएफ, कहेगा ईपीएफ में इतना अमाउंट देना है फर्म को। तो अगर लायबिलिटी साइड में सो रहा है इसका मतलब ये इंप्लॉयर अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करने का मतलब क्या है, इंप्लॉयर देगा इतना देना है। पैसे, ये पैसा कहां जमा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, पर देगा कौन, इंप्लॉयर देगा। तो इंप्लॉयर देगा तो इंप्लॉयर के ऊपर लायबिलिटी हो गई, लायबिलिटी हो गई। अच्छा देगा कैसे, जब भी रिटायरमेंट होगा तो इंप्लॉयर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के पास जाएगा, ये डिपार्टमेंट के पास जाएगा यहां पर, और यहां से पैसा मांगकर इंप्लॉय के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो इंप्लॉयर अपने ऊपर लायबिलिटी जनरेट करता है, ना तो ये कोई रिजर्व है ना ये प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसको बांटना नहीं है। ईपीएफ इज अ लायबिलिटी फॉर द फर्म, ये फर्म के ऊपर लायबिलिटी रहती है दोस्तों, ये रिजर्व वगैरह कुछ नहीं होता। ये पार्टनर का नहीं है, ये किसका है, ये इंप्लॉय का है, ये वर्कर जो वहां काम कर रही है उनका है ईपीएफ का पैसा, पार्टनर का थोड़ा ना जो उनको बांट दोगे आप, ठीक है। तो इंप्लॉयर ईपीएफ जो पैसा है वो पार्टनर का नहीं दोस्तों, वो स्टाफ का है, वो वर्कर का है या इंप्लॉय का है, तो उसको दिया जाएगा। इसलिए ये हमारे ऊपर लायबिलिटी, क्योंकि हमें देना है, हम फर्म है तो फर्म के ऊपर लायबिलिटी होती है ईपीएफ की, क्योंकि उनको स्टाफ को देना होता है। अगर ये पार्टनर का होता तो डिस्ट्रीब्यूट करता, क्योंकि पार्टनर का नहीं है तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ईपीएफ कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, याद रखिएगा। तो नीचे एक नोट दे देंगे, नीचे एक नोट देंगे दोस्त, इंपॉर्टेंट नोट। ईपीएफ इज अ आउटसाइड लायबिलिटी, ईपीएफ इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड। सर ईपीएफ के बारे में समझ में आया ना, ईपीएफ इज एन आउटसाइड लायबिलिटी EPF is an outside liability and is not an accumulated profit and reserve. So it's not a distribute. So it not a distribute to partner. भाई ईपीएफ जब पार्टनर का है नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ईपीएफ तो किसका है, एम्प्लॉय का। तो ये हमारे ऊपर लायबिलिटी है क्योंकि हमें एम्प्लॉय को उसके रिटायरमेंट के टाइम पे देना है।
क्लियर है, समझ में आ गया ईपीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर लॉ के हिसाब से आप रेट मत डिसाइड करने आना सर, ये तो रेट था ही नहीं, हमने तो ऐसा लॉ में कभी रेट पढ़ा ही नहीं, ये आपने कैसे रेट गलत पढ़ा रहे हो आप। तो दोस्तों मैं तो पढ़ा ही नहीं रहा लॉ, मैं तो अकाउंट पढ़ा रहा हूं, तो अकाउंट में क्या करना है ये मैंने बता दिया, अब बताओ ये गलत है तो। ठीक है, तो लॉ के कंपैरिजन मत करना है, यहां से लॉ में आ जाना, लॉ में पढ़ाऊंगा आपको मैं। ठीक, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चंस। कुछ नहीं है सर, सिंपल, जब मैं आपको क्वेश्चन कराते जाऊंगा आपको आता रहेगा। एग्जांपल नंबर 1 समझिए, ये मेरे खुद के बना एग्जांपल है, आराम से करिए आप, आराम से, दिक्कत मत लीजिए। लो भाई, तो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, 3:2:1 इनका रेशियो है। जेड भाई रिटायर हो रहे हैं, जेड रिटायर हो रहा है 1/6 ईयर के साथ। ठीक है, अब कह रहा कुछ फ्लोइंग बैलेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, फ्लोइंग बैलेंस इज एग्जिस्टेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ बैलेंस हो रहे हैं, क्या क्या बैलेंस हो रहे हैं जरा बताना सर। एक तो जनरल रिजर्व दिख रहा है, एक दिख रहा है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि डेबिट नेचर का है। समझ गए क्या है, लॉस है या इनकम है सर, लॉस। और एक देखा है सर ईपीएफ, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड। सर दिख रहा है सर डब्ल्यूसीआर, जो कि अब नो मोर रिक्वायर्ड है, अब नहीं चाहिए, जितना चाहिए था यूज कर लिया, अब नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए फिर बताओ सर। याद है हमें, ओल्ड रेशियो में बांट देना चाहिए। कितना सर देखेंगे, 90,000 जनरल रिजर्व आपके पास 90,000 है, पीएनएल अकाउंट में आपके पास 15,000 है, ईपीएफ आपके पास 1,20,000 रुपए का है, और रिजर्व आपके पास है 12,000 रुपए का। एंट्री पास करके दिखाई जी, 5 जनरल एंट्रीज, 5 जनरल एंट्रीज। ठीक है, तो जनरल एंट्री पास करने के एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो मुझे बताओ क्या करना होता है सर, जनरल रिजर्व, एक तो ये और एक ये और एक ये, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, इन तीनों को बांट दूंगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में। ठीक है सर, तो जो पार्टनर जा रहा है अपना जनरल रिजर्व का पैसा नहीं ले जाएगा, ले जाएगा, जो लॉस होगा उसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा, और डब्ल्यूसीआर में उसने कंट्रीब्यूट करा था वो भी ले जाएगा भाई। ठीक है सर, तो जनरल रिजर्व को जब बांटेंगे तो जनरल रिजर्व हमारी क्या है, ये सब हमारे क्या है, देखो ध्यान सुनना, पहले मैं इनकम को बांटता हूं, ये लॉस है मेरा, इसको अलग से बांटूंगा, और ये मेरे क्रेडिट नेचर के आइटम, इसको अलग से बांट देते हैं। तो जनरल रिजर्व क्रेडिट नेचर का है और डब्ल्यूसीआर क्रेडिट नेचर का, रिजर्व सारे क्रेडिट नेचर के हैं। अब जरूरत नहीं है इनकी, तो क्या करेंगे, इनको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो जनरल रिजर्व क्रेडिट को है बांटने के लिए डेबिट करेंगे, तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और डब्ल्यूसीआर। अब डब्ल्यूसीआर का जरूरत नहीं है, जितना चाहिए था उतना बता देगा क्वेश्चन में आपको, अगर सेम वही डब्ल्यूसीआर वाला कॉन्सेप्ट, जितना भाई क्लेम आया उतना बता देगा, जितना बच जाएगा उतना बांट दो। टू किस पार्टनर बांटेंगे, एक्स वाई जेड, टू एक्स और टू वाई और टू जेड। ये तो देखना ही है कौन रिटायर हो रहा है कौन कुछ हो रहा है, इनमें नहीं देखते दोस्तों कौन रिटायर कौन कुछ, बांट दो भाई जितने पार्टनर थे सब, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने कॉन्ट्रीब्यूट करा तो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बांट दो वापसी। ठीक है, तो कितना कितना था अमाउंट, 90,000 जनरल रिजर्व है, और 12,000 आपके पास ये 90,000 और 12,000, ये कितना हो जाएगा, 90 और प्लस 12,000, 1,02,000। तो देखा जाए तो इसमें कितना है सर, 3:2:1, 3 तो 5 और 6 डिवाइड करेंगे 6 से, 17,000, ये आ जाएगा जेड में 17,000 रुपये, मल्टीप्लाई बाय 2 34,000, डिवाइड बाय 2 करके मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, 17 मल्टीप्लाई बाय 3 51,000 रुपये। ठीक है सर, बांट दीजिए। अब मुझे बताओ उसमें क्या नया था, मैं एडमिशन में भी यही करा रहा था, मैं चेंज इन पीआर में भी यही करा रहा था, तो कुछ नया नहीं है दोस्तों इसके अंदर। तो आप ये समझते हैं कि नया है, भाई मैंने कहा नया है ही नहीं इसके अंदर कुछ। टू, अब इसको मैं अलग से बांटूंगा क्योंकि ये लॉस है, डेबिट नेचर का है ना, लॉस है, तो ये डेबिट नेचर से हो रहा है, तो जब मैं इसको बांटूंगा तो कैपिटल कम हो जाएगी, लॉस को जब कंट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा पार्टनर में तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी और लॉस क्रेडिट हो जाएगा, है ना, लॉस को खत्म करने के लिए क्रेडिट। तो एक्स वाई और जेड, टू पीएनएल अकाउंट, लॉस को खत्म करना हो तो क्रेडिट करते हैं, डेबिट। कितने का लॉस है सर, लॉस है 15,000 रुपए का, तो 15,000 को बांट देंगे, 15,000 डिवाइडेड बाई 6, 2500, तो जेड को मिल जाएगा 2500, 5,000 और 7,500।
ठीक है, इस तरीके से बढ़ गया। अब मुझे बताओ ईपीएफ के बारे में सेम नोट दे देना, ईपीएफ के बारे में नोट दे देना जो ऊपर लिखवाया था मैंने, ठीक है। ईपीएफ के बारे में नोट दे देना कि भाई ईपीएफ कुछ नहीं होगा, वैसे कैसे रहेगा, बैलेंस शीट में शो रहेगा। जब तक देश को पैसा एम्प्लॉय को ना मिल जाए तब तक वो बैलेंस शीट में ही शो रहेगा। ठीक है सर, क्लियर है, खत्म हो गया क्वेश्चन, यही करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना। आओ थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 2, एबीसी 3 पार्टनर है, इनका शेयर दे रखा है आपको, इक्वली दे रखा है 1:1:1, ठीक है। जनरल रिजर्व आपको बुक में दे रखा है 80,000 रुपए का जनरल रिजर्व दे रखा है बुक में, और एक लाइन लिख रहा है नीचे, कहता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एक लाइन लिख रहा है, कह रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 25% ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व में भेज देना, वहां कमी पड़ रही है। कहता भैया रिटायरमेंट के टाइम पे 25% तो जनरल रिजर्व कहां भेज देना, आईएफआर में भेज देना, और जो बच जाएगा उसका क्या करे, उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या सिखाऊं इसके अंदर, बस ये नया पॉइंट तो मैं आपको बता रहा हूं कि जनरल रिजर्व को बोल सकता है कि आईएफआर में डाल दो, डब्ल्यूसीआर में डाल दो, तो क्या होगा भाई, पहला केस होगा कि जब मैं जनरल रिजर्व को आईएफआर में डालूंगा 25%, तो 80,000 का 25% निकालिए आप, ये आ गया सर 20,000, तो 20,000 में जब जनरल रिजर्व आईएफआर में जाएगा तो आईएफआर बढ़ जाएगा, रिजर्व कम हो जाएगा, तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व आपकी कम हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। अरे बड़ी सिंपल सी बात नहीं है, जनरल रिजर्व में से 20-25% जो आ रहा है वो 20,000 आ रहा है, 20,000 जनरल रिजर्व में से निकालूंगा तो रिजर्व कम हो जाएगा, रिजर्व को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, और एक रिजर्व कम होकर दूसरा बढ़ रहा है, दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, रिजर्व को बढ़ाना हो तो क्रेडिट। अब बचा कितना पैसा, 60,000 रुपए, तो जो जनरल रिजर्व 60 उसको भी अब खत्म कर दो, जो जनरल रिजर्व बच गया अब रिमेनिंग 60,000 उसको भी खत्म कर दो 60,000 रुपए, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर में, ए बी सी। 60,000 इक्वली बांट देंगे तो 30,000, नहीं नहीं 20-20-20, 20-20-20, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी खत्म हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाइए। ठीक है सर, एग्जाम्पल नंबर 3 का केस ए लिखो, आपके पास WCR पड़ा है 70,000 का, और क्लेम आ गया आपके पास 25,000 रुपए का, तो बताओ एंट्री क्या होगी। आपके पास WCR पड़ा है 70,000 रुपए का, मैं वो देता हूं, 3 पार्टनर है ए बी और सी, इनका रेशियो है 1:1:1, ये ओल्ड रेशियो है। रिटायर कौन हो रहा है, क्या ही फर्क पड़ रहा है यार, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व में रिटायरमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ओल्ड से फर्क पड़ता है। ओल्ड कितने हैं, 3 पार्टनर है, ठीक। आपके पास भाई WCR पड़ा था 70 का, 25 का क्लेम आ गया, बाकी का क्या करे, बांट दो ओल्ड रेशियो में, तो एंट्री क्या होगी, WCR अकाउंट डेबिट 70,000 रुपए से पूरा खत्म करेंगे, जिसमें से क्लेम कितना है, WC और क्लेम, WCC क्लेम कितने का आया 25,000 रुपए का, 25,000 क्लेम में डाल देंगे, लाइबिलिटी बनाते याद है ना आपको, रिजर्व को खत्म करने के लिए करेंगे डेबिट, और रिजर्व को कहां बनी, एक रिजर्व खत्म करने से क्लेम देना है तो 25,000 रुपए अलग से निकाल कर रख दिया क्योंकि लाइबिलिटी अराइज होगी, और बाकी जो बच जाएगा वो क्या करेंगे, बांट देंगे ए में, बी और सी में। तो 70,000 रुपए में से 25,000 तो भैया क्लेम का आ गया, अब बच गया 45,000, 45,000 को 3 में बांट देना इक्वली, 15-15-15, 15,000, 15,000 और 15,000। बताओ क्या बात क्लियर है, क्लियर है। मैं तो बस आपको एक रिवीजन तौर पे करा रहा हूं कि भाई चलो आपको पूरी बात क्लियर हो जाए। बी पार्ट ले लीजिए, आपके पास WCR पड़ा है 60,000 रुपए का, ठीक है सर, WCR पड़ा है 60,000 का, क्लेम आपके पास आ गया 70,000 का, कितने क्लेम कितना है 70,000 रुपए का। अब कैसे करोगे, अरे को WCR तो पूरा खत्म कर दो 60,000, जितना क्लेम दे सकते हो उतना दे दो, और जो नहीं मिल रहा उसको आप रिवैल्यूएशन से निकाल लो, याद आ रहा है ना आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए निकाल लो और क्लेम पे डाल दीजिए, WC क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। यार ये तो आपको चीजें क्लियर हो रही होगी।
भाई 70,000 रुपए का क्लेम आया, 60 का रिजर्व पड़ा था, तो जितना रिजर्व था उसका यूटिलाइज कर लो और जो कमी पड़ रही है वो कहां से निकाल लो, रिवैल्यूएशन से। अगले स्टेप में क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन को पार्ट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और ये जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, इसके लिए अलग से एंट्री पास नहीं करनी होती। या तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो फिर रिवैल्यूएशन को ट्रांसफर करने की एंट्री नहीं करते, वो वहीं पर ऑटोमेटिकली हो जाती है प्रॉफिट में से। और या तो आप रिवैल्यूएशन नहीं बना रहे तो एंट्री करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। चलो ठीक लेते हैं। इस बार आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व दे रखा है आपके पास 4,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू तो दे रखी है सर 19,000 रुपए, और इन्वेस्टमेंट टोटल बुक वैल्यू है 20,000 रुपए। तो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो 20,000 रुपए है और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 19,000 रुपए। तो मुझे बताओ क्या हुआ भाई, लॉस हो गया, लॉस ड्यू टू रिडक्शन, ड्यू टू रिड्यूस इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की घटने की वजह से लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ भाई, 20,000 की इन्वेस्टमेंट थी, अब इसकी वैल्यू मार्केट में 19,000 होगी, तो 1,000 रुपए का लॉस हो गया। तो ये लॉस की भरपाई कहां से करेंगे, रिजर्व से करेंगे। रिजर्व 4,000 का पड़ा है, क्या कर सकता हूं, हाँ, तो 4,000 के रिजर्व में से 1,000 का लॉस रिकवर कर लिया, बाकी 3,000 क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट IFR अकाउंट कर दूंगा डेबिट, मेरे पे टोटल 4,000 रुपए का IFR पड़ा, पूरा खत्म कर दो, जिसमें से टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने से घट गया, इन्वेस्टमेंट 20 का था अब 19 का हो गया, तो 1,000 से इन्वेस्टमेंट घट गया, 1,000 इन्वेस्टमेंट घटा दो, वहां रिकवर कर लो। बाकी जो बच जाएगा 3,000 वो A, B और C में बांट दो इक्वल रेशियो में, जो कि 1,000, 1,000 और 1,000 आ गया। क्या क्लियर है या नहीं है, सब कुछ वही है, कोई अलग बात तो नहीं सिखाई मैंने, ठीक ठीक है सर। अब मेरे को नई बातों को सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको सब समझ में आ गया। इतने 3 क्वेश्चन एग्जांपल करने से आपको ये क्लियरिटी मिल गई होगी कि यार डिफरेंसेस कुछ भी नहीं है, कुछ भी इसमें नया नहीं था, सब कुछ वैसा ही था, ठीक है। अब मैं आगे मेरी तरफ से कंसेप्ट खत्म हो गया, कुछ था ही नहीं भाई, मैं क्या कराऊं इसके अंदर, मैं ऑलरेडी डिटेल में करा चुका। जब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करा था, चेंज इन PSR वाला चैप्टर जो पढ़ाया था मैंने, तो वहां पर वर्कमैन कंपोजिशन में पूरी एक क्लास लगा दी थी, IFR में पूरी एक क्लास लगा दी थी, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में पूरी एक क्लास लगा दी थी, 3 क्लास लगाते हुए आया हूं वहां पर, तब जाकर आपको ये आसानी समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो तो यहां पर मेरे हिसाब से ये खत्म हो गया। अब हम चलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, है ना, उसके क्वेश्चन करेंगे। देखो रिवैल्यूएशन बनाना आपको आता है दोस्त, उसका फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया था, क्वेश्चन पे चल देंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, आपको आप भी समझदार हो कि हाँ इधर क्वेश्चन कराना है, मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाना सिखाऊं तो आप ये क्लास को यहीं काट दोगे, मुझे पता है, और इसलिए मैं सिखाता ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका भाई, जो चीज मैं आपसे डीपली डिस्कस कर चुका पहले, अब मैं आपको वही चीज वहां पर फिट वर्ड डिस्कस करूं कि आओ दोस्तों आओ रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखते हैं, और इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन एसेट, एसेट का बढ़ाना क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, घटना सिखाएंगे पूरा प्रॉपर, फिर केस नंबर 1 फिर केस नंबर 2, अगर आप रिवाइज वैल्यू शो करना चाहते हो नहीं करना, वही है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है सर। चलो इसका एक क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास के अंदर रिटायरमेंट के एस्पेक्ट से, और जब मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा ना एक चीज मेरी और क्लियर हो जाएगी सर, मैं आपको दिखा देता हूं हमारा क्या रह गया है। ये देखो सर, अगर आप ध्यान दो तो हमने मीनिंग ये पढ़ लिया था, ब्लू टिक वाले येलो टिक वाले पढ़ लिया हमने, ठीक है, येलो टिक वाले हमने पढ़ लिया। अभी हमने क्या लिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व सीख लिया, ठीक है ना, ये वाला हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट पढ़ा, और ये वाला जो है ना कंप्यूटेशन अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, ये इसी में हो जाएगा एक क्वेश्चन में। एक्चुअली बताऊं ये क्या, अगर आप समझ सकते हो तो ये वो है अमाउंट जो अमाउंट एंड में सब एडजस्टमेंट करने के बाद देना है पार्टनर को, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, कितना अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को देना है, कब ऐसे निकलेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, सारे रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, सारे गुडविल का ट्रीटमेंट कर दूंगा, ठीक है, उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस डाल दूंगा, सब कुछ करने के बाद, सब कुछ कर एडजस्टमेंट करने के बाद जो पार्टनर का बनेगा रिटायरिंग पार्टनर का, वो ही तो अमाउंट है, कंप्यूटेशन अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, वही तो अमाउंट है जो देना है रिटायरिंग पार्टनर को, बस खत्म हो जाएगा। तो इसमें याला और याला ये दोनों खत्म हो जाएंगे दोस्तों, ये दोनों, इसका मतलब समझो कंप्यूटेशन कैसे निकालूंगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाकर, इसका मतलब है कि कितना पैसा रिटायरिंग पार्टनर को देना है।
अरे कितना देना है वो तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे, और जो रिटायरिंग पार्टनर उसके समय जितना बैलेंस सीडी आएगा वो दे देंगे। बस यहाँ पे बैलेंस सीडी नहीं लिखते, इसका चेंज होता है बस। यहाँ बैलेंस सीडी तो तब लिखेंगे ना दोस्त जब वो रिटायरिंग पार्टनर रिटायर ना होकर आगे कंटिन्यू करेगा। सीडी क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड तो मैं उस पार्टनर करूंगा जो आगे भी काम कर रहा है। अब जब पार्टनर रिटायर हो रहा है, जा रहा है, उसका कैरी फॉरवर्ड क्यों करूं? ठीक है, तो ये समझना है। हम देखो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और उस क्वेश्चन में जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में होगा वहां कंप्यूटेशन भी निकल आएगा। तो ये दो मेरे यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। ये तो मैंने अभी डिस्कस, इसमें कोई और तो चीज का नहीं। कहीं भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे और सीखना है या तो आप और क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको लगता है कि अगर कुछ और मुझे कुछ सजेशन देना चाहो तो आप नीचे डाल सकते हैं कमेंट पे कि यार सर और क्वेश्चन करा दो, और क्वेश्चन करा दो करके, मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा और क्वेश्चन करा दूंगा। बाकी मुझे जरूरत नहीं पड़ी। जहां तक है 3 एग्जाम्पल से आपको क्लियरिटी मिल गई कि कोई भी चेंजमेंट नहीं है इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। आओ ये दोनों कॉन्सेप्ट भी खत्म करते हैं, ये दो बच जाएंगे बस। मैंने कहा था ना जितनी जल्दी एडमिशन हुआ था उतनी जल्दी रिटायरमेंट हुआ है। चलो उससे जल्दी चलो आओ दोस्तों। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सुना ध्यान से, देखो बुक ना अपडेट होती रहती है, तो ये क्वेश्चन कहीं पर भी आपको मिले वहां से स्टार्ट कर देना करना। तो बुक अपडेट होती है तो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो 18 क्वेश्चन जो अभी यहाँ पर शो हो रहा है स्क्रीन पे, उसमें PQR वाला क्वेश्चन है, तो देख लेना PQR वाला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन है ये वाला। ठीक, इस क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। PQR वर इक्वल पार्टनर, तो मतलब इनका ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वल। आर रिटायर हो रहा है 31 मार्च 2013 को। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, एक तो बहुत पुराने क्वेश्चन है ये 2013 की जगह इसको आज की करंट डेट बना देते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 दिसंबर 2012 की बैलेंस शीट आपको गिवन है, जिसमें दे रखा है भाई PQR की कैपिटल गिवन है। ठीक है, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग आपके पास पड़ा है फंड 1200 रुपए का। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, सर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट यहां कैसे आ गया? देखो दो तरीके होते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट को लिखने के। एक तो आप डेटर में से लेस कर दो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट डेटर में से लेस कर दो, एक लायबिलिटी साइड में डाल दो। बात एक ही होती है, डेटर में से लेस करोगे तो एसेट कम हो जाएगी, अगर आप एसेट नहीं कम कर रहे तो लायबिलिटी बढ़ा दो, बात बराबर है। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं, या तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट को डेटर में से माइनस कर दो, या अपोजिट साइड में लिख दो 800 रुपए। इतना तो आपने बेसिक में सीखा है। ठीक है, जनरल रिजर्व आपको दे रखा है, ट्रेड क्रेडिटर दे रखा है। अब और क्या दे रखा है भाई, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट दे रखी है 5000 रुपए की कॉस्ट है। मार्केट वैल्यू कितनी है वो देखेंगे। फंड हमारा पड़ा 1200 रुपए का, तो अभी अभी ने सिखाया जैसे एग्जांपल, वही वाला एग्जांपल है। गुडविल आपको दे रखा है, पहले जो गुडविल बुक्स अकाउंट में अपीयर है तो क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में इसको बांट देते हैं। बिल्डिंग आपको दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, डेटा दे रखा है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दे रखा है। इसके बाद कह रहा है 31/3/2013 को साल के एंड में 12 आ जाए, चलो छोड़ो। बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गई 18,000 से, बिल्डिंग 18,000 से बढ़ गई, बाय 18,000, बाय है, बाय 18,000 से बढ़ी है। बुक डेप आर कंसीडर गुड, बुक डेप होते हैं डेटर, बुक डेप क्या होते हैं, डेटर। क्या था, डेटर हमारे अब गुड है, गुड मतलब उसको गुड मान लेना, मतलब वो सारा पैसा दे देंगे, मतलब जो हमने प्रोविजन बनाया बेकार है वो। हमने 800 का प्रोविजन बना कर रखा है बुक डेप में, बैड डेप में। बैड डेप का मतलब क्या है, हमें लग रहा था हमारे डेट, पहले समझो बुक डेप का मतलब होता है डेटर। ठीक है, डेटर में से हमें लग रहा था, टोटल डेटर हमारे कितने के थे, टोटल डेटर हमारे पास थे सर, टोटल डेटर थे 10,000 रुपए के। हमें लग रहा था 10,000 में से 800 रुपए के डेटर हमारे को पैसा नहीं देंगे, हमने लॉस मान लिया। अब वो कह रहा है कि नहीं इस साल आप उसको लॉस मत मानो, वो सारे डेटर जो 10,000 के थे वो सब गुड है, बढ़िया डेटर है, सब पैसा दे देंगे। तो जो लॉस मान लिया क्या करूंगा, इसको आप इनकम मान लो और इसको रेक्टिफाई कर लो, है ना। ठीक, इन्वेस्टमेंट को आपकी मार्केट वैल्यू 4700 है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी होगी दोस्त, 4700 हो गई। 5000 थी 4700 हो गई, कितने से घट गई, 300 रुपए से। और रिजर्व कितने का पड़ा है, 1200 रुपए का, तो एडजस्ट कर लूंगा और बाकी क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। स्टॉक की वैल्यू 9400 होगी। कहता है गुडविल वाज कंसीडर इक्विवेलेंट, गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज निकाल लेना, वो आपका गुडविल होगा। आर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर, पिछले 3 साल का आपको प्रॉफिट गिवन है। और आर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट वाज कैलकुलेटेड। अच्छा आर कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट है, वो 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल कर निकालेंगे। ठीक है सर, क्या था, जनरल एंट्री दिखाओ और बैलेंस शीट बनाकर दिखाओ इमीडिएटली आफ्टर आर रिटायरमेंट। तो जनरल एंट्री करनी है, बैलेंस शीट मैं सारा करता हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूँ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ, साइड साइड में जनरल एंट्री भी करता हूँ और बैलेंस शीट बनाता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर बुक के जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो 18 है। जैसे आपकी बुक में जो भी आपको बुक मिली है उसमें से आपको लगता है जो सा है उसके हिसाब से लिखिए। आओ सर, सबसे पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये छोड़ना मत, क्योंकि इसमें ना 2-3 चीज नहीं पता चलेगी आपको।
अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर और पर्टिकुलर्स। सबसे पहले तो क्या हुआ, आओ सर सबसे पहले हम डालते हैं हमारे पास क्या दे रखा है, बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारी 40,000 की है और अब ये कितने से बढ़ गई, बिल्डिंग 40 से अप्रिशिएट हो गया 18 और बढ़ गई, बाय 18 से अप्रिशिएट हुई है दोस्त, बाय 18 से। तो बिल्डिंग का बढ़ना क्या होगा दोस्त, प्रॉफिट, है ना। सब कुछ वही है, बाय बिल्डिंग सब कुछ वही है दोस्तों, कोई चेंजमेंट नहीं है। ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कभी ये सोचकर बनाते ही नहीं कि रिटायरमेंट हो रहा है, एडमिशन हो रहा है या डेथ हो रहा है, कुछ सोचकर। रिटायरमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है ओल्ड पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओल्ड पार्टनर कितने थे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाएगा। बिल्डिंग 18,000 से बढ़ गई ड्यू टू इंक्रीज इन एसेट, 18,000 से बढ़ गई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपकी जो इन्वेस्टमेंट नहीं, स्टॉक की वैल्यू 9400 हो गई, 9400 हो गई। स्टॉक कितने का था, स्टॉक आपका 10,000 का था, 9400 का होगा तो 600 का घट गया स्टॉक, तो टू स्टॉक 600, ठीक है सर। कैसा आया भाई, 10,000 रुपए का स्टॉक था, अब इसकी वैल्यू 9400 होगी तो 600 से वैल्यू घट गई, ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद आगे कह रहा था, याद करो, कह रहा है कि भाई देखो हमने ना 800 रुपए का डेटर बनाया था, इसको समझो, 800 का डेटर बना रखा, सॉरी 800 का प्रोविजन बना रखा है। प्रोविजन बनाने का मतलब अपने लॉस मान लिया, प्रोविजन बनाने का मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट है, पिछले साल की बैलेंस शीट में प्रोविजन दिख रहा है, इसका मतलब आप लॉस मान चुके। तो 800 रुपए का आप लॉस मान चुके हो। अब इस साल कहता है कि वो लॉस माना जो गलत मान लिया, क्योंकि जो जितने डेटर थे ना 10,000 के, ये सारे गुड डेटर है, कंसीडर कर लो गुड। बुक डेप मतलब होता है डेटर, वर्क कंसीडर गुड, मतलब अब जो डेटर आपके बैलेंस में सो रहे हैं 10,000 वो सारे अच्छे डेटर है, सब पैसा देंगे। तो हमने जो लॉस मान लिया तो गलती कर दी, अब क्या करूं, ठीक करने के लिए इसको प्रॉफिट मान लो, ठीक है। तो काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि यार ये प्रोविजन तो ये लॉस होता है, इसको आपने क्रेडिट साइड में क्यों डाला। तो मैं आपको बता रहा हूं भाई, ये लॉस को सेट ऑफ इफेक्ट खत्म करने के लिए क्रेडिट साइड में डाला गया है। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट कहां डाल दो, 800 रुपए, क्योंकि अब वो सारे डेटर पैसा दे रहे हैं, गुड नेचर के डेटर है, हमको लग रहा था तो हमने लॉस मान लिया ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अब वो सारे डेटर दे रहे हैं तो अब लॉस को प्रॉफिट ट्रीट कर लो और नलीफाई कर दो इफेक्ट को। पहले लॉस माना था तो आज प्रॉफिट मान लो, इफेक्ट खत्म कर दो। क्लियर है, चलो यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद आगे क्या करना है, इसके बाद आगे देखें। अब देखो ये जो इन्वेस्टमेंट आपको दिख रही है ना 5,000 रुपए की, अब इन्वेस्टमेंट, अब स्टूडेंट क्या करेंगे, ध्यान देना, गलती यहां पर स्टूडेंट क्या करते हैं, एक चीज समझने वाली लायक है। देखो इन्वेस्टमेंट आपकी 4700 की होगी 5,000 से, डिक्रीज इन एसेट, 5,000 की इन्वेस्टमेंट अब 4700 की होगी। एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट होती है, एसेट का घटना लॉस होता है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डाल देता है वो, यहां डाल देता है टू इन्वेस्टमेंट और डाल देता है 300 रुपए, 5,000 से 47 हो गई, 300 का लॉस हो गया। देखो अगर आप ये एंट्री कर रहे हो, इसका मतलब आप जो लॉस है वो अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर रहे हो, और जबकि इन्वेस्टमेंट का होने वाला इन्वेस्टमेंट पे होने वाला लॉस को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड बना रखा है दोस्तों, वो वहां से रिकवर होगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो भाई, मैंने किसी पर्टिकुलर के लॉस के लिए एक फंड बना रखा है कि भाई अगर कोई भी लॉस होगा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो मैं इस फंड से रिकवर करूंगा। तो भाई अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए की है और वो इन्वेस्टमेंट 4700 की होगी, 300 का लॉस हो गया, तो वो लॉस को रिकवर करने के लिए आपने रिजर्व बना तो रखा है दोस्तों, आप उसको रिवैल्यूएशन में डाल रहे हो। अगर आप उसको रिवैल्यूएशन में डाल दोगे तो ये लॉस कहां चले जाएगा, ये लॉस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चलेगा, क्योंकि इसका जो नेट होगा, नेट प्रॉफिट आएगा, वो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पार्टनर कैपिटल, तो लॉस भी तो एडजस्ट हो गया पार्टनर कैपिटल में, समझ में आ रहा है। तो अगर आपने किसी पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड कोई रिजर्व बना रखा है और उस एसेट से रिलेटेड कोई लॉस हो गया, तो वो लॉस उस रिजर्व से सेट ऑफ होगा, ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, भले ही डिक्रीज इन एसेट है तब भी नहीं आएगा दोस्तों। क्यों, कब आता है सर, ये अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड नहीं होता ना 1,200 रुपए का, या कम पड़ता या कमी पड़ती, भाई लॉस कितने का हुआ 300 का, और अगर आपके पास 100 रुपए का रिजर्व होता तो 200 रुपए यहां डाल देता, क्योंकि भाई 100 रुपए तो वहां से रिकवर कर लेता, और 200 रुपए कहां से रिकवर हो तो वो यहां से डाल देंगे रिवैल्यूएशन में। पर अभी 1,200 रुपए का रिजर्व है दोस्तों, तो 1,200 का रिजर्व है, 300 का लॉस हुआ तो एडजस्ट हो जाएगा ना, और जो बच जाएगा 900 रुपए वो ओल्ड रेशियो में बांट दूंगा, तो यहां पर नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट। गलती मत कर देना सर, क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट रिजर्व आईएफआर की एंट्री सुना दो, आईएफआर 1,200 रुपए का है, इन्वेस्टमेंट 300 से घट गई, खत्म कर दिया, और बाकी 900 रुपए बांट दिया ओल्ड रेशियो में। तो आईएफआर अकाउंट डेबिट 1,200 रुपए, टू इन्वेस्टमेंट 300 रुपए, और टू एबीसी बांट करके ओल्ड रेशियो में बांट दो। रिवैल्यूएशन का नहीं आता, रिवैल्यूएशन तब आता है जब आईएफआर कम पड़ रहा हो और लॉस ज्यादा हो गया हो, याद आ रहा है ना आपको। आगे कोई और ट्रांजेक्शन है, स्टॉक की ट्रांजेक्शन खत्म है और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है दोस्तों, तो यहां पर इसका कर देंगे टोटल, ये आ गया 18,800 रुपए,
18,800, ये हो जाएगा 18,200। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन कौन से पार्टनर है? पी क्यू आर, पी क्यू और आर। आपको बताऊं तो इनकी रेशियो इक्वल है। तो 18,200 को डिवाइड करेंगे 3 से, 6066, 6066, 6066, और जो डिफरेंस अमाउंट है वो डाल देना। 6066 प्लस 6066 माइनस 18,200, 6068 डाल दो। ये करो ऐसा 6067 और 1067। भाई इन तीनों को जोड़ने के बाद वो भी आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, घबराइए ना। आपको लगता है कि अब अक्रोन अमाउंट नहीं होता तो थोड़ा सा गलत लगता है, गलत नहीं है, सही है बिल्कुल। और कुछ है नहीं तो क्या डाले, एंट्री पास कर दे, जर्नल एंट्री। क्वेश्चन में हमने जनरल एंट्री बोली थी। क्या करेंगे सर? सबसे पहले भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, लॉस हुआ किसकी वजह से? स्टॉक के कम होने की वजह से। टू स्टॉक कितना सर? 600। फिर रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, ठीक, और इन दोनों को डेबिट कर देंगे। क्या ये बिल्डिंग, बिल्डिंग बढ़ गई, बिल्डिंग बढ़ाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, वो हमने लॉस मान लिया था, उसको खत्म करने के लिए, सेटअप करने के लिए, नैलिफाई इफेक्ट करने के लिए क्रेडिट प्रॉफिट मानना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, जब प्रोविजन बनाया था तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट क्रेडिट सेट में डाला हुआ था, अब प्रोविजन खत्म कर रहा हूं तो डेबिट कर रहा हूं, ठीक। और टू टू रिवैल्यूएशन, ये कितना है सर? 18,800, 800 का प्रोविजन और 18,000 की बिल्डिंग अप्रिशिएट हो। अब रिवैल्यूएशन लॉस जो होगा, प्रॉफिट जो होगा ट्रांसफर करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने का हुआ था? 18,200 का, और इसको बांट देंगे पी क्यू और आर। 6066, 6067 और 6067, इन तीनों को ऐड करने के बाद ये आना चाहिए। ठीक है, 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से एडजस्ट करना। खत्म हो गई एंट्री रिवैल्यूएशन की। इसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगली क्लास से बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर, पी क्यू आर। कौन कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है? पहले तो बाई बैलेंस बीडी डालो, बाई बैलेंस बीडी। देखो भाई, बाई बैलेंस जो बीडी है पी क्यू आर का 30, 20 और 20 डाल दीजिए। 30,000, 20,000 और 20,000। आर पार्टनर रिटायर हो रहा था, कौन रिटायर हो रहा है भाई? आर रिटायर हो रहा है, ठीक है सर, आर रिटायर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अब देखो, सबसे पहले बैलेंस शीट में आओ, सबसे पहले बैलेंस शीट में आओ और आईएफआर की एंट्री पास करो। आईएफआर वाली एंट्री, आईएफआर वाली एंट्री क्या होगी? देखो आईएफआर मेरे पे पड़ा है सर कितने का? 12,000 रुपए का। आईएफआर अकाउंट डेबिट 1,200 रुपए। लॉस कितने का हुआ? इन्वेस्टमेंट कितने से घट गई? इन्वेस्टमेंट घट गई आपके पास 300 से, और बाकी 900 को क्या कर दूंगा? पी क्यू और आर बांट देंगे। तो 900 को जब बांटेंगे तो क्या रेशियो इक्वली है? तो 300, 300 और 300। तो दोस्तों पी क्यू आर की कैपिटल बढ़ गई, किसकी वजह से? आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से। तो यहां लिख देंगे बाय आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व को, और कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 900। तो 900 को डिस्ट्रीब्यूट करा, कैसे निकालेंगे सर? भाई 1200 में से तो 300 का लॉस हो गया, वो तो घटा दो, और बाकी 900 रुपए क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे? 300, 300 और 300। ये क्लियर हो गया। जनरल रिजर्व की एंट्री करेंगे, जनरल रिजर्व भी 100 कर रहा है, तो जनरल रिजर्व को करेंगे 100, तो जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी, टू क्यू और टू आर। तो जनरल रिजर्व कितने का देखिए, जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 4,000 रुपए का। 4,000 को इक्वली बांट देंगे, 4,000 डिवाइडेड बाय 3,
1333 1333 1333 आ गए तो 1333 1334 और 1334 पॉइंट का ऊपर नीचे आ जाएगा स्टडी मैट का, आप देख लेना एंड आंसर बराबर आएगा बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के हिसाब से भी कैपिटल बढ़ गई 1333 1334 और 1334, इनको ऐड कर लो एक बार 1333 प्लस 1334 प्लस 1334, ये तो ज्यादा आ रहा है तो भैया एक को 33 कर लो, ठीक है 1333 1333 1333, ठीक है सर। अब इन तीनों में से आप कोई भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें 1 रुपया, है ना। इसके बाद गुडविल दे रखी थी आपको बैलेंस शीट में, जब आपको गुडविल दे रखी होती है तो हम क्या करते हैं उसको पहले ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांट दो, एंट्री पास करनी पड़ेगी इसके लिए आपको। गुडविल को बांटेंगे तो कैपिटल खत्म हो जाएगी, तो पी क्यू आर अकाउंट डेबिट टू पी क्यू आर डेबिट 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 टू गुडविल। गुडविल खत्म कर रहे हैं ना, तो गुडविल कितने की दिख रही है जरा बताइए 18,900 की, तो 18,900 की गुडविल को इक्वली रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 18,900 गुडविल है, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 6300 6300 6300। अब गुडविल राइट ऑफ करने से पार्टनरी कैपिटल कम हो गई, तो क्या हो गई पार्टनरी कैपिटल कम कर दो, तो यहां कर देंगे बाय टू गुडविल और गुडविल की वजह से 6300 6300 6300 पार्टी कैपिटल कम होगी। इसमें क्लास में ट्विस्ट है, ध्यान देना उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा रिटायरमेंट का एक वो ट्विस्ट पूरे रिटायरमेंट को एडमिशन से चेंज करता है। ये हो गया। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालते हैं दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैल्यूएशन करना जरूरी है। तो पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा था क्वेश्चन के अंदर 8,000 9,000 और 10,000, तो 8,000 प्लस 9,000 और प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 8 प्लस 9 प्लस 10 यह आ गया 27,000 डिवाइड बाय 3, 9,000 हो गया। तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास आ गया 9,000। अच्छा नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा था क्वेश्चन में, नहीं दिया था, तो गुडविल कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ परचेज नहीं होगा तो हम मान के चलेंगे भाई एक तो होता ही है 1, अरे 1 साल तो कमाओगे ही प्रॉफिट भाई गुडविल का, हाँ 2-3 साल नहीं कमाओ 1 साल तो कमाओगे, तो 9,000 रुपये आपका गुडविल ही रह जाएगा। तो ये 9,000 रुपये की जो गुडविल है आपको, इसको आपको बांटना है सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो में। जो पार्टनर जा रहा है रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है, तो रिटायर पार्टनर आर जा रहा है, तो गेनिंग रेशियो बताना कितना है, गेनिंग रेशियो 1:1 हो जाएगा। तो 9,000 को बांट देंगे गेनिंग रेशियो में, तो ये 9,000 पे तो फर्म की गुडविल है। अब पहले उसकी गुडविल निकाल लो, आर शेयर ऑफ गुडविल, आर शेयर ऑफ गुडविल। तो 9,000 रुपए की अगर फर्म की गुडविल है और इसका 1/3 है, तो इसकी गुडविल कितनी आएगी 9,000 डिवाइडेड बाई 3 दैट्स को 3,000। तो आर शेयर ऑफ गुडविल कितनी बची 3,000 रुपए। ये 3,000 रुपए आर अपनी गुडविल का हिस्सा लेकर जाएगा, और कौन देगा भाई गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर देंगे तो एंट्री होगी इसकी, एक एंट्री करूं यहां कर दूं, हाँ। तो आर कैपिटल बढ़ जाएगी टू आर कैपिटल अकाउंट, कितने बढ़ेगी सर पूरे 3,000 रुपए से, और ये कौन देगा पी और क्यू, पी और डेबिट क्यू, कितने से 3,000 का 1,500 और 1,500, की देगा 1,500 क्यू देगा, हाँ पी और क्यू को गेन हो रहा है और आर सेक्रीफाइस कर रहा है, आर जा रहा है तो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 1,500 उसको मिल, तो पी और क्यू की कैपिटल कम होगी आर की वजह से, और आर की कैपिटल बढ़ जाएगी पी और क्यू की वजह से। तो बाय पी अकाउंट और बाय क्यू कैपिटल अकाउंट, 1,500 पी की वजह से बढ़ेगी आर की, और 1,500 क्यू की वजह से बढ़ेगी, टोटल 3,000 पे आर का बढ़ जाएगा, और पी और क्यू की कैपिटल घट जाएगी, 1,500 पी की कैपिटल घटेगी और 1,500 क्यू की कैपिटल घटेगी, घटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, और किसकी वजह से आर को पैसा देने की वजह से, आर कैपिटल अकाउंट की वजह से। ये हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कहते हैं इसे, समझ में आ गया ना। आर पी और क्यू की कैपिटल घट गई 1,500 से आर की वजह से, और आर की कैपिटल 3,000 से बढ़ गई 1,500 पी और क्यू की वजह से। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक। इसके बाद आप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को ट्रांसफर करना भूल गए, वो कर देते हैं। तो पी क्यू आर का बढ़ गया, तो बाय रिवैल्यूएशन 6066 6067 और 6067, ठीक है ना, हाँ जी। इसके बाद
और चेक करिए कुछ आइटम, कुछ ऐसा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह कुछ ऐसा कुछ छूट गया क्या? 3 पॉइंट में लिखा था आर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट 3 ईयर परचेज। आर शेयर ऑफ प्रॉफिट में निकालेंगे भाई, आर ने प्रॉफिट भी एक्चुअल, ये हो गया प्रॉफिट भाई, जो एवरेज प्रॉफिट आया ना 3000 रुपए, उसमें आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकालिए आप। एक मिनट, अब इसके बाद हमें ना एक पॉइंट सीखना है इस पर नया। जब आप हमें अब आप आगे जाकर डेथ चैप्टर पढ़ोगे ना, जब किसी पार्टनर का डेथ होता है तो उसका छोटा सा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस सीखना है। क्या? देखो, सबसे पहले देखो कि आपका जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, वो कब हो रहा है, किस डेट पे रिटायर हो रहा है? वो 31 मार्च 2013 पे वो रिटायर हो रहा है। और हमारा पिछले साल कब खत्म हुआ था? 31 दिसंबर 2012 को। 31 दिसंबर 2012 को पिछले साल खत्म हुआ था और रिटायर हो रहा है 3 महीने बाद, साल खत्म होने के, स्टार्ट होने के 3 महीने बाद। मतलब ये मान लो ये ईयर है, ये 1 अप्रैल 2013 से चालू होता है और 31 मार्च 2014 को खत्म होता है। ये साल है, करंट ईयर है। ये कौन सा ईयर है? करंट ईयर है हमारा, जिसमें हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, करंट ईयर। अब दोस्तों उसका रिटायरमेंट 1 अप्रैल को नहीं हुआ। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, कहेगा 1 अप्रैल को रिटायरमेंट, मतलब साल के शुरू में रिटायरमेंट कर देता है। देखना आगे जाकर इतने से क्वेश्चन आएंगे जिसमें लिखा होगा कि रिटायरमेंट जो हो रहा है पार्टनर का, वो साल के शुरू में हो जाता है, तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो साल में शुरू में हो रहा है। बट ये पहला केस ऐसा है, यहां पर रिटायरमेंट ना कब हो रहा है? 31 मार्च 2013 को। नहीं, एक मिनट गलत है। ये 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2013 को करंट ईयर हमारा ये है। 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2013 हमारा करंट ईयर है, कैलेंडर ईयर, ये हमारा करंट ईयर है। और उसका रिटायरमेंट 31 मार्च 2013 को यहां हो रहा है रिटायरमेंट। मतलब अगर आप ध्यान दो तो करंट ईयर में उसने काम किया या नहीं किया? सर इस दौरान उसने काम किया होगा। जब इस दौरान उसने काम किया होगा तो इस दौरान का जो प्रॉफिट होना चाहिए वो उसको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? इस प्रॉफिट को जो भी यहां पर प्रॉफिट होगा वो इस पार्टनर को मिलेगा। आप मेरी बात सब समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? भाई आप देखेंगे, जब मैं एडमिशन के चैप्टर में एडमिशन पढ़ा रहा था तो एडमिशन हमेशा साल के शुरू में हो रहा था, ड्यूरिंग द एडमिशन नहीं हो रहा था। यहां पर रिटायरमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन अभी और आएंगे जिसमें हम सीखेंगे कि रिटायरमेंट साल के शुरू में हो रहा है। रिटायरमेंट साल के शुरू में हो जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पर दिक्कत यह आई कि रिटायरमेंट जो हो रहा है वो, देखो अगर फाइनेंशियल ईयर होता तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि साल का शुरू यही होता है फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि कैलेंडर ईयर था तो रिटायरमेंट 3 महीने बाद हो रहा है। तो ये 3 महीने बाद को हो रहा है ना रिटायरमेंट, इस 3 महीने में इस रिटायरिंग पार्टनर ने क्या करा होगा? काम किया होगा, और जो काम किया होगा उसका प्रॉफिट भी इसको मिलना चाहिए। तो मैं कैसे निकालूं इस 3 महीने का प्रॉफिट? तो पहले आप पूरे साल का प्रॉफिट निकालिए। तो पूरे साल का प्रॉफिट निकालने के लिए कहा था कि आप एवरेज प्रॉफिट निकालिए। देखो यहां लाइन लिखी है, कहता है आर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। कह रहा आर का प्रॉफिट निकालो अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, इस तरह तक का, मतलब 3 महीने तक का प्रॉफिट कैलकुलेटिंग, यहां लिखेंगे कैलकुलेटिंग प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। समझ में आया ना क्या कौन सा पढ़ा रहा हूं, क्यों हम इस प्रॉफिट निकाल रहे हैं, जो कि कहां चालू हो रहा है? 1 जनवरी से, और रिटायर कब हो रहा है? 31 मार्च को। 1 जनवरी 2013 से स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2013 पे वो खत्म हुआ। तो इतने महीने उसने काम किया, तो इस महीने का उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो ये प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज बेसिस पर। कह रहा है कि देखो कि आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर, पिछले 3 साल का प्रॉफिट जो होगा उसका एवरेज निकालना। तो मैंने कहा एवरेज प्रॉफिट मुझे क्वेश्चन में गिर रखा था, मैंने अभी निकाला। एवरेज प्रॉफिट था मेरा 9000 रुपए। अब ये 9000 रुपए जो एवरेज प्रॉफिट है पूरे साल का है, जो कि 1 जनवरी 2013 से टू 31 दिसंबर 2013 तक का प्रॉफिट है ये एनुअल। मैंने एवरेज निकाला, मेरे पिछले 3 साल का प्रॉफिट मुझे गिवन था, 3 साल के प्रॉफिट का मैंने एवरेज करा, ऑन एन एवरेज 9000 आया। तो मैंने कहा ऑन एन एवरेज 1 साल में मैं 9000 कमाता हूं। तो ये हो गया एस्टिमेट प्रॉफिट, इसको बोलते हैं एस्टिमेट एवरेज प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? एस्टिमेट एवरेज प्रॉफिट निकाला, वो भी 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाला, मतलब ये वाला। ये साल मैंने पूरा काम नहीं किया, ये साल पूरा काम नहीं हुआ दोस्तों, ये साल का एक एस्टिमेट प्रॉफिट निकाला। ये पूरा प्रॉफिट आया 9000 रुपए, पूरा एस्टिमेट प्रॉफिट इस साल का।
अगर मैं कह रहा हूं 9,000 रुपए पूरे 12 महीने का एस्टिमेट प्रॉफिट है, तो बताओ इतने 3 महीने में कितना कमाएंगे ऑन एन एवरेज। तो एक एस्टिमेट है ये प्रॉफिट, एक्चुअल नहीं है, क्योंकि साल अभी खत्म नहीं हुआ, जब साल खत्म होगा तब पता चलेगा। तो एस्टिमेट प्रॉफिट हमने निकाला कि मैंने कहा देखो पूरे साल हम 9,000 कमाएंगे ऑन एन एवरेज बेसिस पे, पिछले 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज निकाला तो 9,000 रुपए हम अर्न करते हैं ऑन एन एवरेज, तो ऑन एन एवरेज साल भी हम 9,000 कमा लेंगे। ऊपर नीचे हो जाएगा, एक्चुअल तो ऊपर नीचे होगा, एवरेज में थोड़ा डिफरेंस आता है, पर हम इस बेसिस पर काम करेंगे। तो हमने कहा सर देखो आप अगर 9,000 रुपए पूरे 12 महीने का है तो मुझे बताओ उस पीरियड पे अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट कितना होगा, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। पता है पूरे डेथ चैप्टर में आपको यही करना है, हर क्वेश्चन में आपको अप टू द डेट ऑफ डेथ निकालना है, अप टू द डेट ऑफ डेथ का प्रॉफिट निकालना होता है हर क्वेश्चन में। इसलिए जब आप डेथ चढ़ोगे ना, डेथ वाला चैप्टर, और डेथ चैप्टर करने के बाद आप इस वाले क्वेश्चन में आओगे तो आपको बच्चा लगेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि उसमें हर क्वेश्चन में करना होता है हमें। आओ सर, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट कैसे निकालेंगे भाई, 9,000 पे अगर पूरे साल का एस्टिमेट प्रॉफिट है, ये पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एस्टिमेट निकाल के हम देखा है कि ऑन एन एवरेज हम 9,000 रुपए तो कमा लेते हैं, तो इस साल भी 9,000 कमा लेंगे। तो अगर 9,000 रुपए 12 महीने का है तो उसको कर देंगे 12 से डिवाइड, तो 1 महीने का आ जाएगा, और 3 महीने उसने काम करा तो 3 महीने का आ जाएगा। कितना आएगा सर, ये 3 महीने का प्रॉफिट आया आपके पास 9,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 2250। अब ये 2,250 रुपए 3 महीने का प्रॉफिट है, कितने महीने का, 3 महीने का प्रॉफिट। तो ये 3 महीने का जो प्रॉफिट है 2,000, इसमें से ना ध्यान से, ये 3 महीने का जो प्रॉफिट है ये फर्म का प्रॉफिट है दोस्तों। अब मुझे आर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, तो आर शेयर ऑफ प्रॉफिट, आर शेयर ऑफ, भाई मेरी बात सुने, मेरी बात आप दोबारा सुने, ये 9,000 रुपए जो मैं प्रॉफिट कमाया ये पूरे साल, ये तीनों में बटेगा ना पार्टनर में, ये प्रॉफिट किसका है, तीनों का पार्टनर है, ए पी क्यू आर का, तीनों का। अब मैं 3 महीने का जो प्रॉफिट निकाल रहा हूं वो कितना आया मेरा 2250, ये भी कितने का है, तीनों का। तो मुझे जो रिटायर पार्टनर है उसका शेयर निकालना है, तो 9,000 रुपए का पूरे साल का प्रॉफिट है तीनों पार्टनर का, उसमें 3,000 हमने 3 महीने का निकाला तो 2250 आया तीनों पार्टनर का। तो मैंने कहा भाई अगर 2250 तीनों पार्टनर का है तो भाई आर शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, तो आर का शेयर क्या था 1/3, तो 1/3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2250 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 750 रुपए। तो मैं कहूंगा कि अगले साल जो आर ने 3 महीने काम किया उसमें उसका प्रॉफिट 750 रुपए ऑन एन एस्टिमेट बेसिस पे बनता है, ये उसको मिलना चाहिए। जब उसको मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और जब मैं इसको शो करूंगा तो एंट्री पास करूंगा टू आर कैपिटल अकाउंट, टू आर कैपिटल अकाउंट, एक नया बस यही एंट्री थी इसके अंदर, और टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस में शो करूंगा क्योंकि एस्टिमेटेड है, एक्चुअल नहीं है, इसलिए इसको सस्पेंस नाम से शो कर सकते हैं। 750 है प्रॉफिट, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया, तो 750 समझ में आया। पहले तो मैंने देखा कि भाई मेरे जो रिटायर हो रहा है ना पार्टनर, वो पार्टनर रिटायर हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, वो बीच में रिटायर हो रहा है 3 महीने काम करने के बाद। तो हमने देखा कि 3 महीने काम करने के बाद रिटायर हो रहा है, तो हमने देखा पूरे साल का प्रॉफिट कितना है 9,000 रुपए, उस 3 महीने का प्रॉफिट कितना है 2,250, तो उस 3 महीने का अगर 2,250 रुपए एस्टिमेट प्रॉफिट है तो आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 750, ये उसको मिलना चाहिए। जब उसको मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो बढ़ा देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसको समझ लेना ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, और ये हमने 750 रुपए इसके अकाउंट में बढ़ा दिए। क्लियर है या नहीं है, ये तब नहीं आता जब अगर रिटायरमेंट 1 जनवरी को होता, तब मैं नहीं सोचता इस बारे में, ठीक है। ये तभी सोचेंगे जब रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, तो ड्यूरिंग द ईयर जितने प्रॉफिट कमाया उसको निकालेंगे, ठीक है सर। यही एक क्वेश्चन है इसमें, और बाकी क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं इसमें, ठीक है। चलो समझ में आया, एक नया पॉइंट समझ सीखा आपने। डेथ जब आप चैप्टर करोगे तो डेथ चैप्टर, आप डेथ का इंतजार करिए, डेथ चैप्टर, अपने डेथ का इंतजार मत करिए, डेथ चैप्टर का इंतजार करिए, तो आपको देखना उस चैप्टर को करने के बाद आपको ये पॉइंट ऐसा लगेगा हलवा, जो खा लेना आप हलवा बनाकर। लो भाई लो, करना सर जरा, 30,000 प्लस 300 प्लस 1333 प्लस 6066, यह आ गया 37,000। मेरा आंसर हो सकता है स्टडी मैट के आंसर से डिफर करे, पर बैलेंस शीट जरूर मैच करेगी, 100% बैलेंस शीट मैच करेगी। अच्छा इसका टोटल नहीं करा, 20,000 प्लस 300 1333 प्लस 6067। कभी कभी स्टडी मैट कुछ और ही एजम्पशन लेके करने लग जाता है, हम तो भैया मैं तो उस तरीके से कराता हूँ जिस तरीके से शुरू से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, मेरी कोई अलग से एजम्पशन नहीं होती दोस्तों। 20,000 प्लस 300 प्लस 1334 प्लस 1500 प्लस 1500 6067 और 750, 31,451। पता है स्टडी मटेरियल में अगर मैं बात करूं ना, स्टडी मैट की बुक की, तो बुक में जो आंसर दे रखा है आई थिंक उसमें ना ये जो गुडविल का ना एडजस्टमेंट नहीं करा, उसने डायरेक्ट गुडविल डाल दी, तो मुझे सही नहीं लगा वो, इस पे करिए, ठीक है।
अब जरा ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बाय टू बैलेंस सीडी, आर का कोई बैलेंस सीडी नहीं निकलेगा। सुन लो ध्यान से, बैलेंस सीडी उस पार्टनर का निकलता है जो पार्टनर आगे साल भी काम करेंगे। भाई पी और क्यू ही तो आगे साल काम करेंगे, तो उन्हीं का तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करूंगा। अरे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पैसे दो ना, समझ में आ रहा है? तो जो आर पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट के चैप्टर के अंदर जो पार्टनर रिटायर होता है उसका कभी भी बैलेंस सीडी नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वो जा रहा है फर्म को छोड़कर, तो कैरी फॉरवर्ड नहीं करते उसका कैपिटल, उसको दे देते हैं। समझ में आया? तो यही एक इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। याद रखना, पूरे रिटायरमेंट चैप्टर में जो भी क्वेश्चन करोगे, कभी भी रिटायरिंग पार्टनर का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस नहीं लिखते। हमेशा क्या करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर को या तो पैसा दे दो या तो अपने ऊपर लायबिलिटी बना दो इन द नेम ऑफ लोन अकाउंट करके। देखो कैसे, तो मैंने कहा ये टोटल आया 37,669, 37,666। अच्छा 37,669 करके ऐसा कर लेते हैं, इसमें 667 इधर ना हटाकर इधर 7 कर देते हैं, तो ये दोनों अच्छे हो जाएंगे। कैसे? ये आपके पास 700 हो जाएगा, एक बढ़ गया यहां पर, और ये आपके पास 450 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा 700 और 450, तो 37,700। यार एक रुपए की गड़बड़ आ रही थी तो मैंने थोड़ा चेंज कर लिया। 700, 27,700, और देखो अब अच्छे आ रहा है 31,450। ठीक है, तो अब देखो 37,700 में से 6300 माइनस कर दिया लॉस, और ये गुडविल का माइनस कर दिया, 1500 एडजस्टमेंट कर दिया, तो 29,900 रुपए पी का कैरी फॉरवर्ड कर देंगे बैलेंस। अगले साल की ओपनिंग कैपिटल बन जाएगी पी की, क्योंकि पी काम कर रहा है अगले साल। ऐसे 27,700 माइनस 6300 और माइनस 1500, ये 19,900, इसकी क्या बन जाएगी? ओपनिंग बन जाएगी अगली साल की कैपिटल, क्योंकि क्यों काम कर रहा है, आर रिटायर हो रहा है, तो आर की कोई भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आर का एक नया अकाउंट खोलेंगे, आर लोन अकाउंट करके खोलेंगे एक नया अकाउंट। क्वेश्चन में साफ साफ कहेगा, क्वेश्चन में अगर कहता है कि आर को इमीडिएटली पे हो गया सारा अमाउंट, तो यहां पर टू बैंक अकाउंट करके पे कर देंगे उसका पैसा। ठीक, कितना आया? 31,450। समझ में आया? तो देखो कैसे करेंगे, 31,450 है, इसमें से 6300 माइनस करेंगे तो 25,150 आ रहा है। कितना आ रहा है? 25,150, बस 25,150। बस ये वाला मैच कर लेना, आप स्टडी मैच से 100% मैच कर जाएगा। ये कभी चेंज नहीं होता, चाहे कितना ही प्रोसीजर अपना लो। मेरी बात दोबारा सुनेंगे, रिटायरिंग चैप्टर के अंदर, रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर क्या होता है ध्यान सुनेंगे। अगर आपके बुक में आंसर नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहां पर आप सीखो, बस छोड़ो बुक को, इग्नोर करो क्या है बुक में क्या नहीं है, ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां आप देखो कि बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी जो आपको दे रखा है वो उन पार्टनर का होता है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जो बैलेंस बच जाता है वो पी और क्यू का होता है, जो बच जाते हैं पार्टनर जो आगे काम करेंगे। आर पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर हो रहा है उसको या तो पेमेंट कर दो, ये 25,150 किया तो टू बैंक अकाउंट से पेमेंट। अगर वहां पर क्वेश्चन में लिखा है कि लमसम पेमेंट इकट्ठा कर दी, लमसम मतलब एक साथ 25,150 रुपए पे कर दिया रिटायरिंग पार्टनर को, तो यहाँ लोन अकाउंट ना खुलकर बैंक अकाउंट आएगा, बैंक से पैसा कट जाएगा और 25,500 अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला गया है तो अभी पेमेंट नहीं हुई है, तब तक हम अपने ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, पर कैपिटल नाम की लायबिलिटी नहीं क्रिएट करेंगे। कैपिटल नाम की मतलब आर कैपिटल नाम की लायबिलिटी क्रिएट नहीं करूंगा, क्योंकि कैपिटल नाम की लायबिलिटी तब क्रिएट करूंगा जब आर रिटायर नहीं होता। आर जा रहा है दोस्तों, तो किस बात की कैपिटल? खत्म कर दी कैपिटल, और लोन नाम से शो करूंगा क्योंकि पैसा देना है। याद रहेगी बात, समझ में आया? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट यहां तक पहुंचा उसको समझ में आया क्लियरली कि आर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल अकाउंट को खत्म करके उसका एक तो लोन अकाउंट क्रिएट कर दो अगर पैसे की पेमेंट नहीं कर रहे तो, और अगर पैसे की पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक से पेमेंट कर दो। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये अभी तक की। ठीक है, तो रिटायरमेंट में ऐसा होता है सर, रिटायरमेंट में जो पार्टनर रिटायर होता है उसकी कैपिटल अकाउंट शो नहीं होती, उसका लोन अकाउंट शो होता है अगर पैसा नहीं दिया, और अगर पैसा पूरा पे कर दिया तो भाई टू बैंक अकाउंट शो हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वे हो चुका, खत्म हो गया अकाउंट। अब बैलेंस शीट बनाते हैं और एंट्री पास करते हैं। इसकी एक एंट्री पास हो जाएगी, इस वाले की एक एंट्री पास कर देते हैं। एंट्री पास ये होगी कि जो पार्टनर की जो कैपिटल है, आर पार्टनर की कैपिटल कितनी बनी? 25,150, उसकी कैपिटल खत्म कर दो, कैपिटल शो मत करो, क्या करो? कैपिटल आर कैपिटल को पूरे 25,150 से खत्म कर दो। ठीक है, जितना एडजस्टेड कैपिटल आई मतलब जो उसकी कैपिटल बनती है, और इसको नए अकाउंट में डाल दो, आर लोन अकाउंट डाल दो, या अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि बैंक से पेमेंट कर दो तो टू बैंक करके पेमेंट कर देना 25,150। समझ में आ रहा है? ये एक एंट्री इंपॉर्टेंट एंट्री है कि आर कैपिटल में शो नहीं करते। रीजन क्या है शो नहीं करने का? क्योंकि वो अब फर्दर पार्टनर नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट से शो ना करके उसको पैसा दे दो। अगर पैसा नहीं दे रहे तो हमारे ऊपर लायबिलिटी बन गई लोन नाम की, कि हमने उससे लोन लिया, ऐसे ट्रीट कर लेंगे।
और आगे जाकर मैं आपको सिखाऊंगा इस लोन पे इंटरेस्ट भी देना होता है, तो आगे जाकर सीखेंगे अभी हम नेक्स्ट क्लास में, आई थिंक नहीं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में बैलेंस शीट बनाते हैं। ये समझ में आया ना आज का ये वाला कॉन्सेप्ट, ये दो कॉन्सेप्ट है, एक तो अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर, क्योंकि रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है, शुरू में नहीं हो रहा, इसलिए हमने उसका प्रॉफिट भी कैलकुलेट करा, और एक वो नई चीज बैलेंस शीट बनाते हैं और खत्म करते हैं क्वेश्चन को। बैलेंस शीट बनाएंगे दोस्तों, बैलेंस शीट मैच करेगी 100% एसेट, अमाउंट, अमाउंट, लायबिलिटी। तो सर जो पार्टनर बच जाते हैं कैपिटल उन्हीं का शो करते हैं, तो कैपिटल किसका शो करेंगे, पी और क्यू का, और आर का क्या करेंगे, आर लोन अकाउंट। अगर आर को पैसा दे दिया तो फिर लोन किस बात का, फिर बैंक यहां से कम कर देंगे वो पैसा, ठीक है। आर लोन अकाउंट कितना आया सर, 25,125, और इनका कितना आया था सर, 29,900, 29,900 और 19,900 करना, 29,900 प्लस 19,900, यह आ गया 49,800। इसके बाद बैलेंस शीट में क्या कहता है वो देखो, बैलेंस शीट में था आईएफआर, आईएफआर खत्म हो चुका है, जो बच गया था बांट दिया था, ठीक है, इसको खत्म कर दो। जनरल रिजर्व खत्म कर दिया था हमने, प्रोविजन फॉर बैड डेट खत्म हो गया, जनरल रिजर्व खत्म हो गया, ट्रेड क्रेडिटर ऐसे कैसे 17,900, तो ट्रेड क्रेडिटर 17,900। ऐसे साइड में आ जाएंगे तो बिल्डिंग आपको देगी थी, गुडविल खत्म हो चुका, गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म कर दिया, बिल्डिंग आपको 40,000 से, बिल्डिंग 40,000 देगी पर अप्रिशिएट हुई थी 18,000 से, तो 40,58,000 हो गई बिल्डिंग, है ना। अब ऐसे भी कर सकते हो 40,000 प्लस एप्रिसिएशन 18,000, तो 58,000 बिल्डिंग हो गया। बिल्डिंग के बाद हम क्या शो करेंगे, बिल्डिंग के बाद हमारा इन्वेस्टमेंट शो होगा, कॉस्ट पे दे रखा 5,000, रिवाइज वैल्यू पे शो करना चाहते हो तो कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट हमारी कितने की है, इन्वेस्टमेंट अब हमारी होगी 5,000 में से 300 का हमारा लॉस हो गया, तो अब कितने की बच गई, 4700 रुपए की। हमने इसको नीचे लिख देना रिवाइज्ड वैल्यू, हमने रिवाइज वैल्यू पे शो करी है इन्वेस्टमेंट, ठीक है सर। अगर आप रिवाइज वैल्यू पे शो नहीं करना चाहते, 5,000 लिखना चाहते हो, कॉस्ट पे शो करना चाहते हो, तो 300 रुपए आपको यहां लिखने पड़ेंगे फंड नाम से, कि भाई ये भी फंड में पड़ा है, क्योंकि आपने अभी माइनस नहीं करा, हम रिवाइज वैल्यू पे शो कर रहे हैं, इस वजह से यहां पर हमने 4700 लिख दिया, ठीक है। अगर आप रिवाइज पे शो नहीं कर रहे, इसका मतलब आपने फंड में 300 पड़े होंगे, क्योंकि आपने रिकवर नहीं करा अपना लॉस, लॉस मानोगे तो फंड में से 300 गए और यहां पर माइनस हो जाएंगे, लॉस अगर नहीं मान रहे तो फंड में 300 पड़े रहेंगे और 5,000 पे यहां शो हो जाएगा, तरीका यही है, ठीक है। तो 5 यहां शो कर लो, 300 यहां कर दो, बात एक ही है। या तो रिवाइज वैल्यू पे शो करते हो, रिवाइज पे शो करते हैं। स्टॉक आपके पास कितना हो गया, याद करो, स्टॉक 9400 का हो गया था, 10,000 का स्टॉक था, 9400 का हो गया, 9400 का आपका स्टॉक बच गया। इसके बाद स्टॉक आपका 10 का था, 94 का हो गया। डेटर सारे गुड हो गए थे, 10,000 का रहा, डेटर सारे गुड हो गए दोस्तों, 10,000 के डेटर रहे। इसके बाद कैश एट बैंक, सर कैश एट बैंक में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ना तो कोई कैश आया ना तो कोई कैश गया। हाँ एक ट्रीटमेंट हो सकती है कभी क्वेश्चन में, या अगर लोन अकाउंट ना खोल के डायरेक्टली पे हो जाता तो यहां से माइनस करता वो, ठीक है। अगर ये 25,125 लोन अकाउंट ना खोल कर उन्होंने कुछ नहीं बताया, जब क्वेश्चन में कुछ ना बताया जाए तो आप पे नहीं करोगे, आप लोन अकाउंट ओपन करेंगे। क्वेश्चन सुन लो, अगर क्वेश्चन में साइलेंट है अबाउट द पेमेंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, कि रिटायरिंग पार्टनर को जो पेमेंट करनी है उसके बारे में साइलेंट है, तो लोन अकाउंट खुलता है, पेमेंट नहीं हुई। अगर क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि पूरा पेमेंट कर दी एट दी टाइम, उसी टाइम, तो फिर यहां पर लोन अकाउंट नहीं आकर बैंक से माइनस हो जाता। पर अभी कुछ नहीं है, तो हमारे पे 10,000 पे 10,000 में हमारा बैंक में पैसा पड़ा है, तो वो 10,000 पे एज इट इज शो हो जाएगा, और कुछ कैश ऊपर नहीं आया। एक और चीज थी भाई, जो रिटायरिंग पार्टनर को हमने प्रॉफिट का हिस्सा दिया था 750 रुपए, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करी थी ना एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है, कैपिटल बढ़ा दिया था, तो कैपिटल बढ़ा था, कैपिटल बढ़ाए थे आर की कैपिटल बढ़ाने से क्या हुआ था, आर की सोचो, आपको मैंने क्या करा, एंट्री कराई थी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू आर कैपिटल, तो आर की कैपिटल बढ़ गई तो लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ेगी तो एसेट भी बढ़ानी पड़ती है उस हिसाब से, तो यहां पर वो एंट्री शो होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, इसको हम एसेट साइड में शो करते हैं, क्योंकि इसके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से कैपिटल बढ़ गई, और कैपिटल बढ़ गई तो आपको एसेट भी उतने से बढ़ानी पड़ेगी, तभी बैलेंस शीट मैच करेगी। तो यहां पर वो 300 रुपए कितना था, 750 रुपए जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट था वो 750 था, तो एंट्री पास करी थी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट, आर कैपिटल 750 से बढ़ाई और अब एसेट भी 750 बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब कैपिटल बढ़ा रहे हो, लायबिलिटी साइड बढ़ा रहे हो, तो एसेट भी उसी साइड में बढ़ानी पड़ेगी, तो शो करेंगे यहां पर इसको, और आप टोटल कर देंगे, आपकी बैलेंस शीट मैच चली जाएगी। 58,000
प्लस 4700 प्लस 9400 प्लस 10,000 प्लस 10,000 और प्लस 750। यह आ गया 92,850। 49,800, 25,125 और 17,900। यह आ गया 92,000। 25,125 नहीं होगा, 25,150 होगा। 25 का डिफरेंस आ रहा है। हाँ 25,150 है। ये आ गया पूरा, मैच कर गया। 92,850 मैच कर गया दोस्तों, बैलेंस शीट 100% बैलेंस शीट मैच कर गया। ठीक है सर, समझ में आया तरीका? तो इस तरीके से आपको करना है, ध्यान देना है। आगे आगे धीरे धीरे और क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे हो जाएगा। तो अभी आप समझिए कि सारा चीज अभी सीख लूं, क्वेश्चन करते जाएंगे, माइंड खुलता जाएगा और समझते चले जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास में और फर्दर क्वेश्चन करेंगे, जिससे रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, एक चीज और बतानी थी। ये जो अमाउंट निकला था ना 25,125, ये अमाउंट जो निकला था, यही वो ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर है। ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, कॉन्सेप्ट खत्म। ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर है। रिटायरिंग पार्टनर को कितना पैसा देना है? हमने कहा 25,125 देना है। कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, लास्ट में एक कॉन्सेप्ट रह गया था सामने, देखे क्या लिखा था? कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर कितना? 25,150। तो 25,150 जो रिटायरिंग पार्टनर को देना है, निकालना आया नहीं निकाला, तो उसी तरीके से कंप्यूटेशन है। इसमें अलग कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये अगर अलग से कॉन्सेप्ट था तो मुझे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाकर ही समझाना होता, वो वहीं डिस्कस हो गया। भाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, आपको कितना पैसा देना है, वही तो कंप्यूटेशन है। हाँ, कैसे देंगे ये इंपॉर्टेंट है। कैसे देंगे दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप मेथड ऑफ पेमेंट कैसे करोगे। आपने लोन अकाउंट खोला या डायरेक्टली पेमेंट कर दी या कुछ इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो। ज्यादा अमाउंट होता है कभी कभी, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी हम इक्वल इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं, तो कुछ इंस्टॉलमेंट वाइज देते हैं रिटायरिंग पार्टनर को। या इकट्ठा दोगे या इंस्टॉलमेंट में दोगे, कैसे दोगे। तो ये मेथड ऑफ पेमेंट कैसे होने वाला है, ये हम अपनी क्लास में सीखेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट में। अभी क्वेश्चन करेंगे जितना हो सकते हैं, हमारे अभी तक जितना हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसमें जितने क्वेश्चन हो पाएंगे वो करते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कैसे पेमेंट करोगे, पेमेंट कितनी करनी है वो भी सिखा दिया मैंने। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो लास्ट में रिटायरिंग पार्टनर को देना होता है वो 25,150 वो है दोस्तों ये। ठीक है, तो इन दोनों के बेस पर अभी और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन और करते हैं। और उसके बाद जब क्वेश्चन में अच्छा माइंड सेटअप हो जाएगा, थिंकिंग लेवल बढ़ जाएगी सोचने की, फिर सीखेंगे कि किस तरीके से हमें पेमेंट करनी होती है। एक लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा ये, क्योंकि इसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे अरिथमेटिक कैपिटल सीखने के बाद। अरिथमेटिक कैपिटल तो सीखना ही पड़ता है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो ये आपको काफी क्वेश्चन में आएगा, बेसिक क्वेश्चन पूछता है ये। ठीक है, तो अगली क्लास में जितने क्वेश्चन हो सकेंगे वो उतना कराऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।